करके फिर छोड़ दी, कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम राजनीति विज्ञान की जो सीरीज थी उसमें हम हमारी जो आज आने वाली क्लास है उस क्लास के अंदर हम PYQ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो राजनीति विज्ञान की जो क्लास थी उसमें आपको 3 क्लासें मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें हमने पहली क्लास में राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल देखे थे। दूसरी क्लासेज में हमने राज्यपाल से संबंधित आयोगों के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद तीसरी क्लास में हमने राज्यपाल से संबंधित जितने भी विवाद हुए थे उन सभी विवादों के बारे में जानकारी ली थी। देखिए दोस्तों, किसी भी जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें जरूरी होती है, और उन 3 चीजों में सबसे पहली चीज होती है हमारा सिलेबस कंप्लीट करना। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है उस सिलेबस के PYQ जितने भी हैं हमारे, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ है उन PYQ को सॉल्व करना, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। लास्ट में जब हम एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाता है तो उस समय हमको लगाने पड़ते हैं मॉक टेस्ट, और वो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट लगाए हमें एग्जाम की जो स्ट्रेटजी होती है, एग्जाम का जो टाइमिंग मैनेजमेंट होता है उसके बारे में पता नहीं चलता है। देखिए दोस्तों, इस राजनीति विज्ञान की सीरीज में मैंने आपको 2-3 क्लासें करवा दी थी। आज मैं उन्हीं सभी क्लासों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सभी को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें से ये सारे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पहला सवाल यदि हम बात करें तो पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है। यानी देखिए, राज्यपाल की बात यदि मैं करूं तो राज्यपाल के लिए एक आर्टिकल आता है दोस्त, राज्यपाल, और राज्यपाल की विधायी शक्तियां जो होती हैं, और उन विधायी शक्तियों में राज्यपाल का एक आर्टिकल आता है 174। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 174 एक जो आर्टिकल आता है उसमें राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा के राज्यपाल के पास में एक शक्ति होती है, यानी उसकी जो विधायी शक्ति होती है उसमें आता है कि राज्यपाल विधानसभा के जो सत्र है वो बुलाएगा, यानी कि सत्र आहूत करेगा और सत्रावसान करेगा। ये किस में होती है, आर्टिकल 174 में राज्यपाल के पास में एक विशेष प्रकार की पावर होती है, और वो क्या करेगा, यानी इस पावर का इस्तेमाल करेगा किसकी सहायता से, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। लेकिन इसमें कहा है कि लेकिन ऐसा शक्ति नहीं है राज्यपाल को कि बिना राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं करेगा। ये जो विवाद हुआ था, ये विवाद हुआ था नबाम रेबिया विवाद 2016। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो मेरी लास्ट क्लास थी उसमें राज्यपाल से संबंधित विवादों में नबाम रेबिया विवाद के बारे में आपको बताया था। देखिए दोस्त, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। नबाम रेबिया विवाद जो था वो होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश में जो विवाद होता है उसमें अरुणाचल प्रदेश में 2015 में ये विवाद सामने आता है, जब वहां के जो राज्यपाल थे राजरेवा, वो क्या कर लेते हैं, बिना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना समय से पहले ही विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। क्योंकि यहाँ के जो सीएम थे नबाम तुकी थे, यहाँ के सीएम नबाम तुकी यहाँ के सीएम थे, वो राज्यपाल को कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, 14 जनवरी को सत्र बुलाइए। कब, 14 जनवरी 2016। लेकिन ये क्या करते हैं, यहाँ के जो राज्यपाल करते हैं वो क्या करते हैं कि दिसंबर 2015 में ही राज्यपाल क्या बुला लेते हैं, विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, कौन, रेबिया, वो रेबिया कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं,
और उस सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि भारत के संविधान में ये चीज है, लेकिन राज्यपाल को ये जो शक्ति है वो किसके आधार पर मिलती है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के आधार पर ही शक्तियां मिलती हैं। जो स्व विवेकीय शक्तियां उनका प्रयोग किसके आधार पर करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही करेगा। यानी कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की परमिशन नहीं। ठीक है दोस्तों, ये किस विवाद में आया था? नबाम रेबिया विवाद। और ये क्वेश्चन दोस्तों लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था अभी उसमें पूछा गया। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों उसमें मैंने आपको और भी विवाद समझाए थे, जैसे बीपी सिंघल विवाद हुआ था। बीपी सिंघल विवाद में मैंने आपको बताया था 2010 में हुआ था, और उस 2010 के विवाद में की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 से हुई थी, 2004 से हुई थी। 2004 में क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही वो क्या करती है कि 4 राज्यों के जो राज्यपाल थे उनको क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो उसके मामले में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति या केंद्र सरकार बिना किसी कारण बताए राज्यपालों को इधर से उधर यानी कि हटाएगा नहीं। यानी कि जो राज्यपाल है उनको क्या नहीं कर सकते आप? अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने ढंग से नहीं हटा सकते हैं। उनको हटाने के पीछे आपको यदि ऐसा भी है तो आपको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा विवाद हो गया? नबाम रेबिया विवाद 2016। आर्टिकल याद रखना दोस्तों, 174 आर्टिकल है। 174 आर्टिकल राज्यपाल को एक पावर देता है कि राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा का सत्र आहूत करेगा और विधानसभा का सत्रावसान करेगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, विधानसभा का सत्र बुलाने का जो काम होता है वो राज्यपाल का होता है, लेकिन विधानसभा सत्र की जो बैठकें होती है उनको बैठकों की अध्यक्षता करने का काम होता है विधानसभा अध्यक्ष का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें सवाल में पूछा गया है कि निम्न में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था? देखिए दोस्तों, ये जो पदभार ग्रहण किया था दोस्तों वो किया था 31 जुलाई 2024 को। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि हरिभाऊ किशनराव वागड़े राजस्थान के 45वें राज्यपाल है। कौन से राज्यपाल है मेरे दोस्त? 45वें राज्यपाल है। ये जो राज्यपाल है ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन से? महाराष्ट्र विधानसभा है उसके क्या रह चुके हैं दोस्त? अध्यक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। किसके? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और यदि देखिए दोस्तों, मैं यदि आपसे बात करूं कि यदि राजस्थान के राज्यपाल की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के ये 45वें राज्यपाल हैं। और यदि मैं प्रथम राज्यपाल की बात करूं, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। गुरमुख निहाल सिंह जो 1 नवंबर 1956 को अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। कार्यभार कब ग्रहण करते हैं मेरे दोस्त? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और ये जो नए राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन वागड़े, ये कब ग्रहण करते हैं? 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल के पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज याद रखना। ये कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष रहे? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा गया। देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं पहला यदि ऑप्शन, ये आरएस प्री में पूछा गया है, यानी कि अभी जो आरएस का एग्जाम हुआ था प्री 2025 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। देखिए इधर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जब एकीकरण चल रहा था तो राजस्थान के एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को, कब मेरे दोस्त? 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण के लिए एक पद बनाया गया था राज प्रमुख।
कौन सा पद बनाया गया था? राज प्रमुख का पद बनाया गया। और ये जो राज प्रमुख का पद था वो उसके पहले व्यक्ति बनने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति थे सवाई मानसिंह सेकंड। कौन थे? सवाई मानसिंह सेकंड। ये राज प्रमुख के पद पर शोभित होने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति थे। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की यदि मैं बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था वो 1953 में बना था। कब बना था मेरे दोस्त? 1953 में। कौन सा आयोग बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था वो फजल अली की अध्यक्षता में बना था। किसकी अध्यक्षता में बना था मेरे दोस्त? फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में ये आयोग बना था। और उसके साथ में इस फजल अली की अध्यक्षता में बना था, इसमें दो लोग और शामिल थे। एक थे एच.एन. कुंजरू और एम पणिक्कर। देखिए दोस्तों, ये सवाल भी आरएस प्री में पूछा गया है। किस में पूछा गया दोस्त? आरएस प्री में ये सवाल भी पूछा गया है। ये 2024 में पूछा गया था, ये 2025 में पूछा गया है। यानी कि फजल राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन से लोग सदस्य थे, ये सवाल पहले एग्जाम में पूछा गया। अभी देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया था। तो सर बिल्कुल समाप्त कर दिया था। इस पद को हटाकर क्या बना दिया गया था? राज्यपाल का पद लाया गया था। कौन सा पद लाया गया मेरा दोस्त? राज्यपाल का पद लाया गया। ठीक है, अगला देखो, 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, उसी के तहत संविधान में 7वां संविधान संशोधन भी किया गया था। 7वां संविधान संशोधन भी किया गया था 1956 में। और इस 1956 में किया गया था, उस समय संविधान का एक भाग था, संविधान का भाग 7 और अनुच्छेद 238 को समाप्त कर दिया गया। और उसी के साथ ही राज प्रमुख के पद को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्त, अब अगला देखते हैं कि गुरमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। याद रखना दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को इनको राज्यपाल के पद इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, जबकि नियुक्ति इनकी 25 अक्टूबर 1956 को ही कर दी गई थी। यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की गई थी, किसकी? गुरमुख निहाल सिंह की, वो कब कर दी गई थी? 25 अक्टूबर 1956 को ही कर दी गई थी। लेकिन इन्होंने अपना जो कार्यभार ग्रहण किया था वो कब किया था? 1 नवंबर 1956 को कार्यभार क्या किया था? ग्रहण किया था, कार्यभार ग्रहण। आगे दोस्त समझ में। उसके बाद अगला देखिए, हरिभाऊ किशन राव वागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला। ये भी सही है, तो गलत कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। यानी हमारा जो आंसर है सही नहीं है, तो कौन सा है? सी ऑप्शन सही नहीं है। आई बात समझ में। देखिए दोस्तों, ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो फजल अली बने थे, और उसमें 2 सदस्य थे, एच.एन. कुंजरू और एम पणिक्कर। उसके संविधान जो फजल राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। 1956 में ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है 55 में, और 55 में रिपोर्ट देने के बाद 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके तहत संविधान के भाग 7 को और अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। आई बात समझ में दोस्त। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए दोस्तों, राज्यपाल की यदि क्षमादान शक्तियों की बात करूं, देखिए मैं आपके सामने राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिए, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं राज्यपाल का 153 से। इसमें आ जाता है राज्यपाल का पद। क्या आ जाता है भाई? राज्यपाल का पद आ जाता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद में 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख।
कौन सा प्रमुख होता है दोस्त? संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? और वास्तविक प्रमुख होता है हमारा मुख्यमंत्री। उसके बाद में 155 आ जाता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्त? 155 में क्या आ जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद 156 में मैंने आपको बताया था राज्यपाल का कार्यकाल आ जाता है। 156 में क्या आ जाता है? राज्यपाल का कार्यकाल आ जाता है। उसके बाद 157 में सेवा शर्तें आ जाती है। सॉरी, 157 में आ जाती है योग्यता। उसके बाद 158 में सेवा शर्तें आ जाती है। एक 159 में इसकी शपथ आ जाती है। 160 में राज्यपाल के पद की रिक्तता आ जाती है। पद की रिक्तता। 161 में इसकी क्षमादान शक्ति आ जाती है। क्या आ जाती है मेरे दोस्त? क्षमादान शक्ति। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो 162 में कार्यपालिका का विस्तार आ जाता है। कार्यपालिका का विस्तार। उसके बाद 163 की बात करूं तो 163 में ये क्या कहा गया? मंत्री परिषद आ जाती है। यानी कि राज्यपाल पे कार्यपालिका के लिए दो लोग होंगे, मंत्री परिषद जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये किसकी सलाह के लिए होंगे? राज्यपाल की सलाह के लिए होंगे। 164 में मुख्यमंत्री और कार्यपालिका की नियुक्ति आ जाती है। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति आ जाती है। देखिए दोस्तों, हमारे एग्जामों में आर्टिकल से संबंधित कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चनों में अब मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जो सामान्य जानकारी वाला आएगा उसका आप आंसर नहीं दे पाओगे। देखिए, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां सर किसमें? 161 में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद आ जाता है। आर्टिकल 154 में कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। उसके बाद 155 की बात करो तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आ जाता है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल आ जाता है। 157 में योग्यता आ जाती है। 158 में क्या आ जाता है? सेवा शर्तें आ जाती है। 159 में इसकी शपथ का प्रावधान आ जाता है। 160 में पद की रिक्तता के बारे में आ जाती है। 161 में क्षमादान शक्ति आ जाती है। 162 में कार्यपालिका का विस्तार आ जाता है। 163 में क्या आ जाता है? मंत्री परिषद, यानी कि राज्यपाल को कार्य सलाह देने के लिए कौन होगा? मंत्री परिषद होगी। और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री जिसका अध्यक्ष होगा। ये किस में आता है? आर्टिकल 163 में आ जाता है। और 164 में क्या आ जाता है? 164 में आ जाता है कि राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्री परिषद की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। आई बात दोस्तों समझ में? तो 162 में क्या आ जाएगा? 162 में कार्यपालिका का विस्तार आ जाएगा। 163 में क्या आ जाएगा? 163 में यह आ जाएगा कि सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 160 में क्या आ जाएगा? राज्यपाल के पद की रिक्तता। आई बात समझ में? आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे देखिए। 1956 के उपरांत कितने राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? देखिए दोस्तों, यदि मैं इस सवाल को करूं तो यदि इस सवाल की बात यदि करूं तो आरपीएससी ने जब इसका आंसर आया था तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना था 7। कितना माना था मेरे दोस्त? 7 राज्यों के राज्यपालों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। जबकि वास्तव में इस सवाल का जो आंसर है वो है 6 राज्यों के अतिरिक्त कार्यभार 9 राज्यपालों को दिया गया था। कितने राज्यपालों को? 9 राज्यपालों को अभी तक अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। और कितने राज्यों के? 6 राज्यों के। कितने राज्यों के दिए गए दोस्तों? 6 राज्यों के 9 अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपालों को दिया गया था। अब देखिए, अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपालों की यदि मैं बात करूं तो देखिए हमारे राजस्थान के अंदर जो पहले जो कार्यभार वाले अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बने थे वो बने थे कौन? स्वरूप सिंह। कौन बने थे मेरे दोस्त? स्वरूप सिंह। और वो बने थे 1991 में।
कब बने थे? अतिरिक्त कार्यभार किसको दिया गया था? राजस्थान राज्यपालों का। अतिरिक्त कार्यभार पहला जो दिया गया था वो स्वरूप सिंह को दिया गया था, और यदि अंतिम बात करूं तो अंतिम श्रीराम नाईके को दिया गया था। अंतिम किसको दिया गया? श्रीराम नाईके को इसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। वो कब दिया गया? लास्ट 2014 में। उसके बाद में किसी भी राज्यपाल को अतिरिक्त, यानी किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया गया है। तो पहले अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल कौन थे? स्वरूप सिंह। और अंतिम कौन है? श्रीराम नाईके। टोटल कितने राज्यों के? 6 राज्यों के। कितने राज्यपाल? 9 राज्यपालों को। आई बात समझ में दोस्तों? 1956 के बाद कितने राज्यों? 6 राज्यों। आरपीएससी ने इसको माना है 7। आरपीएससी ने कितना माना है? 7 राज्यों का माना है कि 7 राज्यों के राज्यपालों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, जबकि वास्तव में दिया गया 6 राज्यों के 9 राज्यपालों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। किसका? राजस्थान के राज्यपाल का। आई बात दोस्तों समझ में? जिसमें पहले अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बने थे स्वरूप सिंह, और अंतिम बने थे कौन? श्रीराम नाईके। अगला देखिए सवाल दोस्तों। अगला जो सवाल आ जाता है कि अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश पारित करना राज्यपाल का क्या है? अधिकार है, दायित्व है, प्रकार्य है या शक्ति है? देखिए दोस्तों, हमारे देश में यानी कि हमारे संविधान में एक प्रावधान लिखा गया है अध्यादेश जारी करने का। किसका? अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है वो इसमें लिखा गया है। अब अध्यादेश जारी कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये चीजें हम देखते हैं। देखिए, ये जो पावर होता है वो शक्ति होती है, यानी कि अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का क्या है? शक्ति है, यानी कि राज्यपाल का पावर है। अब सबसे पहली चीज तो अध्यादेश कब आता है? कि अध्यादेश जब आता है जब विधानसभा के सत्र नहीं चल रहे हो। विधानसभा के सत्र नहीं चल रहे हो, विधानसभा के सत्र नहीं चल रहे हो, उस समय यदि राज्य कोई भी कानून बनाना हो तो राज्यपाल क्या करेगा? उसके लिए अध्यादेश लेके आएगा। अब देखिए दोस्तों, अध्यादेश के बारे में ये कहा जाता है कि अध्यादेश का कई बार सवाल पूछा जाता है कि अध्यादेश होता है उसकी मिनिमम अवधि कितनी होती है, यानी कि सबसे कम अवधि कितनी होती है। तो अध्यादेश की जो मिनिमम अवधि होती है वो होती है 42 दिन की। कितने दिन की होती है दोस्त? मिनिमम, यानी कि न्यूनतम अवधि की यदि मैं बात करूं तो अध्यादेश की न्यूनतम अवधि 42 दिन की होती है और अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। अधिकतम अवधि कब की होती है? कितने की होती है? 6 माह की होती है। न्यूनतम अवधि 42 दिन की और अधिकतम अवधि कितने दिन की होती है? 6 महीने की अधिकतम अवधि होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी अध्यादेश लाया जाता है, अभी जैसे अध्यादेश राज्यपाल लाएगा, और राज्यपाल लाएगा संविधान के अनुच्छेद कौन से? 213 के तहत। देखिए, ये जो पावर है बेटा वो राष्ट्रपति को भी मिला हुआ है। राष्ट्रपति जो लेके आता है अध्यादेश, वो लेके आता है राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत 123, और राज्यपाल के लिए 213। देखिए, ये अध्यादेश लाने का जो पावर होता है वो राज्यपाल को भी मिला हुआ है, राष्ट्रपति को भी मिला हुआ है। जब अध्यादेश लाया जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? जो भी अध्यादेश लाया जाता है, जो अगला विधानसभा सत्र होता है, उस विधानसभा सत्र में उस अध्यादेश पर क्या होती है? बहस होती है। यदि वो अध्यादेश सही होता है तो उसको लागू कर दिया जाता है, अन्यथा वो अध्यादेश 42 दिन के अंदर ही क्या हो जाता है? खत्म कर दिया जाता है। यानी उस अध्यादेश की जो न्यूनतम अवधि होती है वो 6 सप्ताह या 42 दिन की होती है। कई बार एग्जाम में आपको 6 सप्ताह भी देगा। कितना भी दे सकता है? 6 सप्ताह भी दे सकता है। अच्छा, एक चीज और सवाल में एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि अध्यादेश का जो प्रक्रिया है, यानी कि एक सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे संविधान के अंदर ऐसी कौन सी जो प्रक्रिया लिखी हुई है जो हमारे लोकतंत्र के प्रतिकूल मानी जाती है? कौन सी प्रक्रिया लिखी हुई है, कौन सा कानून बनाने का तरीका लिखा हुआ है जो क्या माना जाता है? लोकतंत्र के प्रतिकूल माना जाता है। तो वो भी कौन सा है? अध्यादेश लाने का तरीका। यानी अध्यादेश को लोकतंत्र के विपरीत माना जाता है, क्योंकि कानून कब बनते हैं दोस्तों? कानून जब बनते हैं जब सत्र चल रहे हों, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों। और जब सत्र ही नहीं चल रहे हो, सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या लेके आ रहा है? कानून लेके आ रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? लोकतंत्र के प्रतिकूल ही होगी वो चीजें। इसलिए इसको बोला जाता है कि अध्यादेश क्या होता है? लोकतंत्र के प्रतिकूल माना जाता है। किसको? अध्यादेश को लोकतंत्र के प्रतिकूल।
किसको माना जाता है? अध्यादेश को लोकतंत्र के प्रतिकूल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लागू करना क्या कहलाता है? राज्यपाल की किस में आता है? शक्तियों में आता है। आई बात समझ में? अगला सवाल देखिए। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? अभी मैंने आपको बताया था दोस्त कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद किसमें है? आर्टिकल 153 में। ये किसमें है? राज्यपाल का पद। और यदि राज्यपाल के पद की बात करो तो राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है। उसके बाद 154 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का प्रमुख। क्या होगा दोस्त? कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 155 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल की नियुक्ति। क्या लिखा हुआ है दोस्त? राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है किसमें? 164 में। आई बात समझ में? तो कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? और वो अनुच्छेद कौन सा है? 153। आई बात समझ में दोस्तों? अगला सवाल देखिए। राजस्थान के राज्यपाल को यानी कि राज्यों के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? अच्छा, राज्यपाल के हटाने का जो प्रावधान है वो किसके पास है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी कौन दोस्त? राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है। ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है? नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री हटा सकता है? नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो हटाएगा कौन मेरे दोस्त? राज्यपाल को राष्ट्रपति हटाएगा। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देखिए। अगला देखिए, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2023 में। ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला कथन लिखा हुआ है कि उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल की जाती है। और नियुक्ति के लिए आर्टिकल कौन सा है मेरे दोस्त? 155। दूसरा लिखा है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये किसमें लिखा है? 7वें संविधान संशोधन 1956 में लिखा है। किसमें लिखा है? 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये बात लिखी गई है कि क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। तो बिल्कुल राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि सामान्यतः कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा। अब ये तीनों पॉइंट सही है, तो गलत कौन सा हुआ? चौथा वाला। इसमें लिखा हुआ है कि यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल को उसको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने का जो काम है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ना कि राज्य की विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल आता है कि राज्यपाल की उपलब्धियां व भत्ते भारित होते हैं किस पर? ये कह रहा है कि राज्यपाल की उपलब्धियां यानी कि वेतन भत्ते जो होते हैं राज्यपाल के, वो किस पर होते हैं? यानी कि राज्यपाल के वेतन भत्ते किस पर दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं मेरे दोस्त राज्य की संचित निधि पर। किस पर दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि पर। वो क्या दिए जाते हैं? राज्यपाल का वेतन भत्ता दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूं। यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं संविधान के, 266 और 267। 266 में 1 और 2 में लिखा हुआ है, 1 और 2 में, 1 में लिखा हुआ भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि, और आर्टिकल 266 में ही राज्य की संचित निधि का वर्णन मिलता है। राज्य की संचित निधि का वर्णन मिलता है। और उसी के साथ एक आर्टिकल आता है 267, इसमें पहले में मिलता है भारत की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि,
और दूसरे में मिलता है राज्य की आकस्मिक निधि। राज्य की आकस्मिक निधि। देखिए दोस्तों, राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उस पर जो कंट्रोल होता है, यानी उस पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? राज्यपाल का होता है। और जबकि देश की संचित निधि होती है, भारत की संचित निधि होती है, उस पर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। आई बात समझ में? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी कि राज्यपाल को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं मेरे दोस्त, कहां से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखने। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। अगला आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसमें लिखी हुई है बेटा? आर्टिकल 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 155 में लिखी हुई है। आर्टिकल 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यता। ठीक है। 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद। 163 में क्या है? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसमें आ जाती है मेरे दोस्त? 155 में आ जाती है कि राज्यपाल क्या करेगा? अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा। किसके अनुच्छेद कौन से में? 155 में। अगला देखिए सवाल। अगला आ जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 में, उसमें क्या किया गया था? उसमें लिखा गया था राज प्रमुख के पद को समाप्त करके क्या किया गया? राज्यपाल का पद बनाया गया। और उसमें कहा गया कि 1 से अधिक राज्यों पर भी क्या बनाया जा सकता है? उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है। 1 से अधिक राज्यों का भी क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें और संविधान संशोधन लिखे हुए 5वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्त, 5वां संविधान संशोधन हुआ था 1955 में। कब हुआ था मेरे दोस्त? 1955 में हुआ था। ठीक है। और इस संविधान संशोधन में जब आप संविधान का भाग 1 पढ़ोगे, उस भाग 1 में पढ़ोगे कि जब भाग 1 का जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जब किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, ठीक है, उसके नया राज्य बनाना हो, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? पहले ये था कि उस राज्य की, जिस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके लिए राष्ट्रपति को उस राज्य की जो सरकार है उससे क्या लेनी पड़ेगी? परामर्श लेनी पड़ेगी। और उसके लिए जो समय सीमा तय की गई थी वो इस संविधान संशोधन के तहत की गई थी कि यानी कि 5वें संविधान संशोधन में ये सारी चीजें क्लियर हुई कि किसी राज्य की सीमाओं के तोड़कर नया राज्य बनाना है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 5वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद अगला देखिए, उसके बाद में आता है 18वां संविधान संशोधन। और ये 18वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्त 1966 में। और इसी के तहत साहा आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया गया था? साहा आयोग। और इस साहा आयोग ने भारत का जो ऊपरी भाग था, पेप्सू भाग, उसको तोड़कर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण किया था। हिमाचल प्रदेश किसमें? साहा आयोग के द्वारा। और 18वां संविधान संशोधन ये हुआ था जिसमें क्या बनाया था? पेप्सू जो राज्य था भारत का, उसको तोड़कर क्या बनाया गया? पंजाब बना दिया गया, हरियाणा बना दिया गया, चंडीगढ़ बना दिया गया और हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन आपको पता है ये हुआ था कब? 1978 में। इसमें आपको पता है संपत्ति के अधिकार को क्या हटा दिया गया था? मूल अधिकार से हटा दिया गया था।
संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया, ठीक है। और उसको संविधान के कौन से भाग में लिख दिया गया, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में उसको लिख दिया गया। भाग 12 के अनुच्छेद कौन से में लिख दिया गया, 300 के में उसको लिख दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वां। तो अपने से पूछा है कि एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन 1956। आई बात समझ में दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 की किस धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो वो धारा थी कौन सी दोस्त, 3। धारा 3 के अंतर्गत ये लिखा गया कि एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़िए। आगे आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। देखिए, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों क्या है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है सर। विधानसभा से पारित विधेयक को कहाँ ये भेजा जाएगा, राज्यपाल के पास में भेजा जाए। जी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देगा या रोक लेगा। देखिए आर्टिकल कौन सा है, 200, और 200 में ये लिखा हुआ है, ये इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियां आती है, और विधायी शक्तियों में लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पास में 200 भी होता है और आर्टिकल 201 भी होता है। इन दोनों में क्या होता है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, अनुमति भी दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए क्या रख सकता है, लौटा सकता है। ये सारी चीजें किसमें, आर्टिकल 200। इसमें लिखा हुआ राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित विचार के लिए रख देता है। तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, उपर्युक्त सभी सही है। ये तीनों के तीनों क्या है मेरे दोस्त, सही। राज्यपाल की विधायी शक्तियों में तीनों के तीनों क्या चीज है, बिल्कुल सही। यानी कि राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उस विधेयक के लिए उसके पास में 3 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो उसको क्या करे, अनुमति प्रदान कर दे, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। क्या कर दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। याद रखना दोस्तों, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है। कौन से विधेयक को, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखिए। अगला सवाल है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि राज्यपाल जितनी भी उसकी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो किसके आधार पर करता है, मंत्री परिषद के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है दोस्त, मंत्री परिषद के आधार पर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद हो जाए। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल आता है हमारा कि हाँ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। तो कौन से में मेरे दोस्त, आर्टिकल 159। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किसमें, आर्टिकल 159 में। इसमें शपथ का प्रावधान है। 158 में क्या है, सेवा शर्तें। ठीक, 154 में क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख। कार्यपालिका का प्रमुख। और 155 में क्या है, नियुक्ति। अच्छा भाई, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा मेरे दोस्त, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और यदि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हाई कोर्ट का ही वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा मेरे दोस्त, हाई कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश।
यदि मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश कौन दिलाएगा उसको? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। अगला देखिए, अगला है कि राजस्थान के किस वर्ष में राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? देखिए दोस्तों, राज्यपाल रिलीफ फंड क्यों बनाया था? जैसे कि हमको पता है कि हमारे राज्य में कई बार ऐसी बाढ़ की समस्या आ जाती है, कई बार वर्षा ज्यादा हो जाती है तो फसलों को, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? यानी कि उन किसानों को मुआवजे के रूप में कुछ तो देना पड़ेगा। ये राज्य सरकार की क्या है? जिम्मेदारी है। तो उसके लिए क्या किया गया था? राजस्थान में एक रिलीफ फंड बनाया गया था। किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। और वो राज्यपाल के नाम से जो बनाया गया था वो बनाया गया था 14 मार्च 1973 को। कब बनाया गया था मेरे दोस्त? 14 मार्च 1973 को बनाया गया था। और उस समय जो राज्यपाल थे वो थे कौन? सरदार जोगिंदर सिंह। कौन थे मेरे दोस्त? सरदार जोगिंदर सिंह उस समय क्या थे? राज्यपाल थे। कब बनाया गया था राज्यपाल रिलीफ फंड? 1973 में। आई बात समझ में दोस्तों? और किसके काल में बनाया गया था? यानी उस समय राज्यपाल कौन था? सरदार जोगिंदर सिंह उस समय के तत्कालीन राज्यपाल थे जब राज्यपाल रिलीफ फंड बनाया गया था। और राज्यपाल रिलीफ फंड बनाने का उद्देश्य क्या है? यानी कि इमरजेंसी सुविधाओं में क्या करना? पैसे को बचाकर रखना। जैसे यानी कि बाढ़ हो जाए, सूखाग्रस्त हो जाए, ओले पड़ जाए, ओलावृष्टि ज्यादा हो जाए, या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसके लिए क्या बनाया गया था? राज्यपाल रिलीफ फंड बनाया गया था। और वो कब बनाया गया था मेरे दोस्त? 14 मार्च 1973 को बनाया गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति दी। देखिए दोस्तों, इसमें राज्यपाल जिसने, यानी कि एक आयोग, वह कौन सा आयोग था जिसने 5 वर्ष के लिए राज्यपाल के कार्यकाल की संस्तुति दी? उसने कहा था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कम से कम एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए राज्यपाल के कार्यकाल की, यानी कि एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। वो मैंने सब आपको बताया था। कौन सा आयोग था वो? पुंछी आयोग। और पुंछी आयोग का गठन होता है कब? 27 अप्रैल 2007 को, जिसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी इसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। तो कौन सा था वो मेरे दोस्त? आयोग कौन सा था? पुंछी आयोग। देखिए, इसमें 3 आयोग और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। राजमन्नार आयोग मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और ये किसने बनाया था? तमिलनाडु की किसने बनाया था? डीएमके सरकार ने। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने बनाया था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी कब? 1971 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार। डॉक्टर पीवी राजमन्नार कौन थे मेरे दोस्त? डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इन्होंने क्या कहा था कि राज्यपाल के, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? राज्य सरकार से भी क्या लेनी चाहिए? परामर्श लेना चाहिए। ये किसने कहा था? राजमन्नार आयोग में कहा गया। उसके बाद शाह आयोग मैंने अभी आपको बताया था। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 18वां। कब? 1966 में, जिसके तहत क्या बनाए गए थे? यानी कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे राज्य किसके आधार पर बनाए गए? शाह आयोग की सिफारिश पर बनाए गए थे। यानी कि जो पेप्सू वाला भाग था उसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और उस आयोग को तोड़कर पेप्सू वाले भाग को क्या बनाया गया? शाह आयोग का गठन किया गया। और शाह आयोग ने क्या किया? इन सारे राज्यों का निर्माण किया। लास्ट देखिए, लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग जो बनाया गया था वो बनाया गया था 16 दिसंबर 1992 को। कब बनाया गया था मेरे दोस्त? 16 दिसंबर 1992 को बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए। किसके लिए बनाया गया था? बाबरी मस्जिद विध्वंस जांच के लिए। बाबरी मस्जिद की जांच के लिए बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति, यानी कि न्यायाधीश थे कौन? मनमोहन लिब्राहन। मनमोहन लिब्राहन ये इसके अध्यक्ष थे। हालांकि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 48 वर्ष बाद में दी थी।
हालांकि शुरुआत में ये कहा गया था कि क्या करेंगे, इस आयोग को 16 दिसंबर 1992 को बनाया गया और इससे कहा गया कि आपको 3 महीने में रिपोर्ट देनी है। कितने महीने में रिपोर्ट देनी है? 3 महीने में रिपोर्ट देनी है। लेकिन ये आयोग अपनी रिपोर्ट देने में यानी कि 2009 में जाके रिपोर्ट देता है। कब देता है मेरे दोस्त? 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, यानी इसका कम से कम कितना टाइम हो गया आप लगा लीजिए, यानी 30 वर्ष हो गए, यानी कि काफी टाइम के बाद में ये अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, यानी कि सबसे लंबा जो चलने वाला आयोग था कौन सा था? लिब्राहन आयोग। आई बात समझ में? किसके लिए किया गया था? बाबरी मस्जिद की जांच के लिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद की जो हुई थी हमला वो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1992। कब हुआ था बाबरी मस्जिद विध्वंस? 6 दिसंबर 1992 को हुआ था और उसी के बाद 16 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। आई बात समझ में मेरे दोस्त? तो राजमन्नार आयोग, तमिलनाडु की डीएमके सरकार, पुंछी आयोग 27 अप्रैल 2007 और राज्यपालों की 5 वर्ष के निश्चित कौन कहता है? पुंछी आयोग कहता है कि क्या करना चाहिए, राज्यपालों को एक कार्यकाल क्या कर देना चाहिए? निश्चित कर देना चाहिए। आई बात मेरे दोस्त समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, और यह सवाल आपको पता है किसमें पूछा गया है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा शारीरिक शिक्षा विभाग 2022 में। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। अभी देखिए अनुच्छेदों से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। देखिए दोस्तों, एक अनुच्छेद 155 में क्या है मेरे दोस्त? राज्यपाल की नियुक्ति है, बिल्कुल सही है सर। अनुच्छेद 156 में क्या है मेरे दोस्त? सर कार्यकाल है। इसमें तो क्या दे रखी है? योग्यताएं दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 158 में राज्यपाल पद की शर्तें हैं, बिल्कुल सही है सर। 159 में राज्यपाल का शपथ है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? अनुच्छेद 156, क्योंकि इसमें क्या है बेटा? कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल किसमें आता है? आर्टिकल 156 में आ जाता है, लेकिन इसमें क्या दे रखी है? नियुक्त होने के लिए अर्हता है, यानी कि योग्यता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के लिए प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है दोस्त? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। नियुक्ति के प्रावधान कहां से लिए गए? कनाडा के संविधान से। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका से बात करूं तो मूल अधिकार लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो कहां से ली गई है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई। तो राज्यपालों की नियुक्ति के प्रावधान कहां से लिए गए मेरे दोस्त? कहां से लिए गए? कनाडा के संविधान से लिए गए। जबकि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। ये सवाल आपको पता है किसमें पूछा गया है? ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें यह सवाल पूछा गया। अगला देखिए, अगला था राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। ये दोस्तों यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें पूछा गया कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनको क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वो जो राज्यपाल थे वो कौन थे? रघुकुल तिलक। मैंने आपको बताया था कि रघुकुल तिलक विवाद जो हुआ था उसमें आपको बताया था कि 1977 में ये राज्यपाल बनते हैं और 1981 में क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। इनको बर्खास्त करने वाले थे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति का नाम क्या था? नीलम संजीवा रेड्डी। इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद संपूर्णानंद, ये भी राज्य, और बलिराम भगत, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये राजस्थान में लगने वाले पहले जो आपातकाल थे, यानी कि राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो पहले वाले में ये थे राज्यपाल। कौन? संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। और अंतिम वाले में लगने वाले कौन थे?
ये चौथे वाले में थे कौन? बलिराम भगत, एम चन्ना रेड्डी। दो राज्यपाल थे। ये किस में लगे थे? चौथे वाले जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल ये थे। पहले वाले में संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह राज्यपाल थे। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय, और ये अंतिम बार राष्ट्रपति शासन के समय, अंतिम बार। ठीक है दोस्त, इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। जब इसका क्वेश्चन आएगा तब हम उसके बारे में डिटेल से वर्णन पढ़ेंगे कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है। वैसे मैं आपके लिए छोटी जानकारी के लिए बता दूं, कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार। कौन कौन से वर्ष में लगा है? तो 1967 में लगा है, 1977 में लगा है, 1980 में लगा है और 1992 में लगा है। ठीक है, सबसे जो कम दिनों का लगा वो पहले में लगा है और सबसे ज्यादा दिनों का किस में लगा है? चौथे में लगा है। यानी कि 353 दिन का कार्य राष्ट्रपति शासन चला था इसमें। कितने दिन तक चला था? 353 दिन तक। मैं थोड़ा सा आपको सीएम बता देता हूं। इस समय जो सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इस समय जो सीएम थे वो हरदेव जोशी थे, हरदेव जोशी। इन दोनों के समय जो सीएम थे वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। देखिए दोस्तों, इनके समय जो राज्यपाल थे, पहले वाले के समय राज्यपाल जो थे वो कौन थे? संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह। कौन थे? संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह। दूसरे वाले में हरदेव जोशी वाले में थे कौन? रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। तीसरे वाले में जब लगा था भैरों सिंह शेखावत के समय, तो उस समय रघुकुल तिलक थे। और जब हटा उस समय कौन थे? हटा उस समय कौन थे? वेदपाल त्यागी। क्या नाम था उनका? वेदपाल त्यागी। और उसके बाद जब लास्ट वाला 1992 में लगा था तो कौन थे? बलिराम भगत और एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी, ये क्या थे? ये राज्यपाल थे। याद रखना है मेरे दोस्त, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो संपूर्णानंद थे और उस समय, और अंतिम बार लगा था तो बलराम भगत, एम चन्ना रेड्डी थे। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्त। पहला दे रखा है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। जी बिल्कुल गलत है। हमारे देश में ऐसी प्रथा नहीं है। हमारे देश में क्या होना चाहिए? सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से हो या बाद में। क्या होना चाहिए? सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु अधिकतम 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए, यानी कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बिल्कुल गलत है। राज्यपाल का लोकसभा से क्या काम है? अगला जो पॉइंट है वो है कि राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी और संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये तीनों क्या है मेरे दोस्त? गलत। यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि जन्म से ही हो, जरूरी नहीं कि जन्म से ही भारत का नागरिक हो। अगला देखिए दोस्त, अगला सवाल आ जाता है, ये आईएएस प्री में पूछा गया है 1995 में। इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 156 के तहत उपबंध में लिखा गया कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए दोस्त, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है। जी सर, हटाया जा सकता है। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया भाई। राज्यपाल को उसकी पदावधि से पूर्व हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है उसको पद खत्म होने से पहले। कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर बना नहीं रह सकता है? तो बिल्कुल रह सकता है। यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद जब तक नया राज्यपाल नहीं आएगा वो अपने पद पर बना रहेगा। नया राज्यपाल पदभार ग्रहण नहीं करेगा, पदभार ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा।
तो दोनों के दोनों ही गलत हो गए दोस्त, तो ना तो एक सही है ना दूसरा सही। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पदावधि से पहले नहीं हटा जा सकता, बिल्कुल हटा सकते हैं, और 5 साल के बाद में नहीं रह सकता है तो बिल्कुल रह सकता है। जब तक नया राज्यपाल पद पर नहीं आएगा तब तक वो क्या रहेगा? अपने पद पर बना रहेगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है। देखिए दोस्तों, इसमें कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, जी बिल्कुल रख सकता है। आर्टिकल कौन सा है? 200 के तहत रख सकता है, क्योंकि राज्यपाल के पास में 3 चीजें होती है, या तो अनुमति दे दे, अनुमति रोक ले, या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले। अगला देखिए, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल किसमें? 213 में, जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ये क्या होता है? राज्यपाल की शक्ति होती है। राज्यपाल की क्या होती है? शक्ति। उसके बाद अगला लिखा है कि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 161 में। बिल्कुल सही है सर, ये तीनों सही है। अब ये करेंगे राज्यपाल की शपथ का प्रावधान, जी सर गलत है, ये तो शपथ का प्रावधान तो 159 में बताया था आपने। अब इसमें तो करोगे 361 में, ये तो ये क्या है? गलत। देखिए दोस्तों 361 में क्या है? 361 में राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए हैं और वो उसके बारे में वर्णन किया है। क्या है? विशेषाधिकार किस किस के? राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगला सवाल आ जाता है कि आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ में अधीनस्थ अधिकारी कौन शामिल है? यानी कि अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन शामिल है? देखिए, मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, बिल्कुल गलत है सर। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, ये सही है सर। केवल कैबिनेट मंत्री, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल जो कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका के जो कार्य करता है वो सब किसके आधार पर करता है? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आधार पर करता है। और उस अधीनस्थ कर्मचारियों में कौन कौन शामिल होते हैं? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। कौन कौन शामिल होते हैं? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। आई बात दोस्तों समझ में? ये अपनी शक्तियों का प्रयोग इन्हीं के माध्यम से करता है। चलिए देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और एकलव्य क्लासेस, इस तरह की क्लासेज के लिए आगे और आपको इस तरह की क्लासेज मिलती रहें, इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, एमसीक्यू में आपके सामने ऐसा नहीं है, राज्यपाल के हर टॉपिक के जितने भी टॉपिक होंगे सबके एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी के मैं आपके लिए अपने बनाए हुए एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इसमें आपको बहुत सारी चीजों के बारे में वर्णन मिलेगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू। आगे देखते हैं ये क्लास। धन्यवाद।